प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल DPS गेम में। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 10th के जो परीक्षा 27 सितंबर 2023 को हुआ था, उसका मैं आपको आंसर शीट बताने जा रहा हूं। और यकीन मानिए, मैं इस तरह पढ़ाऊंगा आपको कि ना ही आपने इस तरह पहले पढ़ा होगा। और अब वीडियो अगर पूरा देखिएगा तो मुझे यकीन है कि आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा लगेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 के हल करने पर x और y का मान होगा। तो देखिए, x प्लस वाई दिया हुआ आपका x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। देखिए, आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं, इसको आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें x प्लस वाई इसका एक ट्रिक लगा सकते हैं। तो देखिए, इसमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो ये इसमें x आपका बड़ा है, तो बड़ी संख्या हुआ। तो बड़ी संख्या जब अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, x बराबर दोनों का योग कर लेंगे। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 18, और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो बड़ी संख्या आपका निकल जाएगा 9। उसी प्रकार अगर छोटी संख्या पूछेगा y बराबर, तो y बराबर क्या करेंगे, इसमें दोनों में अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर होगा आपका 10 और 10 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5, तो y बराबर निकल जाएगा आपका 5। तो सिंपल है, इसको आंसर हो जाएगा आपका A। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना हो तो रैखिक समीकरण होगा। तो देखिए, दो संख्या का योगफल आपका दिया आता है x माइनस वाई, मान लेते हैं x बड़ी संख्या है, तो x माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए ऑप्शन में मिलाइए, x प्लस वाई 26, ये आंसर ऑप्शन होगा नहीं। x माइनस वाई 26 ये है और यहाँ x माइनस वाई 26 है, और यहाँ x प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये B और C में देखिए, उसके बाद क्या कहा, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x मानी है बड़ी संख्या तो वही बड़ी होगा। तो x बराबर क्या है, कहा है कि छोटी संख्या का 3 गुना है, तो यानी 3 गुना y, तो 3y। तो देखिए, इसमें 3y किस में है, x बराबर 3y इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, C, x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही सरल भाषा में सिखाऊंगा। दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 डिग्री से ज़्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान है। तो देखिए, चूंकि बड़ा हिस्सा पूछा है और संपूरक कोण का योगफल 180 होता है, तो अगर हम मान लेते हैं बड़ा पूछा है तो हम मान लेते हैं x बड़ा है। तो बड़ा जब x है तो छोटा क्या होगा, 18 उससे कम होगा, क्योंकि बड़ा 18 ज़्यादा है, तो छोटा हो जाएगा आपका x माइनस 18। अब दोनों कोण पता चल गया, और चूँकि ये संपूरक है तो दोनों का योग करेंगे तो वो कितना आएगा, 180। तो ये हो जाएगा 180। अब ये 18 इधर माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2x, तो 2x बराबर 18 प्लस होगा तो हो जाएगा 198। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 198 बटा 2, कट के हो जाएगा आपका 99। तो बड़ी पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 99, ऑप्शन नंबर B। यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपया है और उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 हो तो पहले का आमदनी है। तो पहला का पूछा है, तो देखिए अनुपात है आपका 9:16, 9:7, तो टोटल अनुपात को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 16। तो 16 अनुपात का वैल्यू 8,000 है, तो ये हो जाएगा 16 अनुपात का वैल्यू 8,000। अब उसमें से क्या एक अनुपात का निकाल लेते हैं, एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/85 कटने के बाद हो जाएगा 500। तो एक अनुपात तो 500 पड़ रहा है। अब पहला व्यक्ति के पास कितना है, 9 अनुपात है, इसके पास हो जाएगा 9×5=45, इसके पास 4500 हो जाएगा, और छोटा वाला का हो जाएगा 3500। तो पूछा है पहले वाला का, पहले वाला 4500, ऑप्शन नंबर B। चलिए अब पाँचवा प्रश्न देखिए। समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का हल अद्वितीय होगा यदि। तो अद्वितीय हल के लिए क्या आप लोग पढ़े होंगे कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, ये अद्वितीय का होता है। तो ऑप्शन B हो जाएगा आपका सही। छठा प्रश्न देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसका आपका बड़ी भुजा जो है ये कर्ण कहलाती है, तो ये हो जाएगा कर्ण, ऑप्शन नंबर आपका C। सातवां प्रश्न है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है। देखिए, साइन थीटा और कॉसेक
थीटा एक दूसरा का उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो इसका हो जाएगा आपका मान 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर आप लोग याद किए होंगे कि इसका मान होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा और ये sin थीटा कट जाएगा, ये sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सीधा 1। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, cos थीटा बराबर 21/29 हो तो sin थीटा का मान होगा। तो sin थीटा का आप लोग पढ़े होंगे, sin थीटा का फॉर्मूला आता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो sin थीटा बराबर आ जाएगा √1 माइनस cos² थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos का थीटा का मान दिया हुआ है 21/29, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441/29 का होता है 841। तो इसको रूट में निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो सीधा ये हो जाएगा 841 और ये हो जाएगा 841 माइनस 441, ये रूट में रहेगा तो ये हो जाएगा 400/841, 400 का निकल जाएगा 20 और 841 का हो जाएगा आपका 29। तो ऑप्शन हो जाएगा 20/29। अब ऐसे भी इसमें लॉजिक लगा सकते थे, क्योंकि देखिए लॉजिक यही रहता कि cos थीटा में आधार ये है आपका आधार और कर्ण है आपका 29, तो sin थीटा में भी लम्ब होगा और एक कर्ण होगा। तो चूंकि कर्ण होगा तो कर्ण तो 29 ही रहेगा, दोनों में है तो 29 कर्ण रहेगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में कोई नहीं है 29, तो यहाँ से भी आप लोग को बना सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण बनाती है कहलाती है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ये है आपका और यहाँ 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आधार। तो कर्ण और आधार में जो निर्देश कोण बनाता है ना वो यहाँ बनता है, तो ये आधार के ऊपर बनता है। ठीक ना, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। 10वां देखिए, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान होगा। तो देखिए sin थीटा और cos थीटा का आप लोग मान याद किए होंगे, तो sin 45 का मान भी होता है 1/√2 और cos 45 का वही 1/√2। तो दोनों थीटा के केस में आपका 45 डिग्री जो होगा वो समान होगा, तो आंसर हो जाएगा 45। अगला है cosec 90 माइनस थीटा का मान होगा। तो cosec 90 माइनस थीटा याद किए होंगे आपका सेक थीटा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। देख चुके फार्मूला है तो फार्मूला याद करिएगा। बारे में देखिए sin 18/cos 72। तो एक चीज़ समझिएगा, अगर ये दोनों कोण का योगफल 90 रहा करेगा तो उसका आंसर 1 रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिक्स रहता है, तो अब ये निकालना तो निकाल ही सकते हैं। sin 18 के बदला हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72, 18 के बदला हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। तो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 72 और नीचे में भी है cos 72, तो ये दोनों कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0 0 होता है। ठीक ना, ये देखिए यहाँ पे x अक्ष होता है, ये x है और ये y है, तो यहाँ पे 0 0 होता है, ये मूल बिंदु होता है 0 और 0 यहाँ पे। 14 प्रश्न देखिए, x निर्देशांक कहलाता है। तो x निर्देशांक कहलाता है भुज और y निर्देशांक कहलाता है कोटि। तो पूछा x का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 15। x अक्ष पर y निर्देशांक का मान होता है। देखिए x अक्ष पर, ये देखिए x अक्ष है आपका, तो इस पर ये अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है तो इसमें y तो है नहीं ना, तो y नहीं है, तो x अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा, y बराबर 0 के बराबर होगा। 16वां प्रश्न देखिए, किस चतुर्भुज चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। अब समझिए, ये आपका एक चतुर्थांश है, तो इसमें होगा आपका प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में इसमें होता है माइनस और बाई होता है प्लस, और ये थर्ड में आपका माइनस माइनस आता है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी होगा। तो देखिए दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x² प्लस y²। तो x का 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 25 होगा, 25 का निकल जाएगा आपका 5, तो
तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी 5। 18 देखिए, बिंदु ए बी तथा ए माइनस बी के बीच की दूरी होगा, तो इसको निकालेंगे। देखिए इसको x2 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, तो ये लिखेंगे माइनस ए माइनस फिर ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर, तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर। तब ये जब दोनों स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट अंडर, तो ये 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक 4 का 2 निकल आता है बाहर, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन आपका ए सही होगा। 19वां प्रश्न देखिए, बिंदु x1 बाय 1 तथा x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज होगा, तो मध्य बिंदु का आपका फार्मूला भुज का पूछा है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2। सीधा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिंदु x1 बाय 1 x2/2 को मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु x बाय m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतर्विभाजित करती है, तो x का मान होगा, तो x का मान पूछा है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा m1x2, ठीक ना, इसका फार्मूला ही होता है। देखिए जब x का पूछेगा तब यहाँ लिखेंगे m1 तो x2 और फिर m2 तो x1, अब बटा अनुपात को जोड़ देंगे m1 प्लस m2, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन बी m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस, ऑप्शन नंबर बी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, यही ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। 22वां प्रश्न देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए जब क्षेत्रफल का दिया होगा तो भुजा का पूछेगा तो आप सीधा इसका रूट निकाल लीजिएगा, तो ये जगह रूट निकालेंगे तो 64 का 8 हो जाएगा और 21 का 121 का 11, ऑप्शन ए सही होगा। अगर भुजा इसमें दिया रहता और क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर कर देते। चलिए 23वां प्रश्न देखिए, बहुत ईजी है, सूत्र सिर्फ है, बेलन का आयतन होता है आपका पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन ए। अगला देखिए 24 में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार है आपका 25 और ऊंचाई है 10.8, तो इसको काट उट करिएगा तो ये निकल जाएगा 135, ऑप्शन नंबर सी। गोला का आयतन होता है, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला ही होता है 4/3 पार क्यू, ऑप्शन बी। 26 देखिए, वर्ग चिन्ह का मान होता है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है उच्चतम चरमान प्लस न्यूनतम चरमान बटा 2, यानी उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटा 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, यदि 5 परीक्षण x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 का माध्य 11 है तो x का मान पूछा है। देखिए एक चीज़ समझिए, अगर कोई लगातार संख्या हो, ठीक ना, लगातार अंतर समान हो, जैसे 2 है तो 4 6 8 10, इस तरह अगर लगातार हो, या 3 ही क्यों हो, 3 6 9 12 15, तो इस तरह अगर रहेगा तो बीच वाला माध्य होता है, ठीक ना। अगर विषम संख्या है तो इसका बीच वाला माध्य होगा, तो बीच वाला माध्य होगा, तो इसमें देखिए 2 2 जोड़ रहा है, तो चूँकि 5 है तो 5 के बीच में 3 आएगा, तो ये आपका माध्य हो जाएगा x प्लस 4, और x प्लस 4 के वैल्यू 11 दिया हुआ है माध्य, तो इसका लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 11, तो x बराबर होगा 11 में 4 जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसको हल करने जाइएगा बहुत टाइम लगेगा, हल नहीं करना है। ऑप्शन को देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग 30 सेकंड का अंदर में ही बनाना चाहिए, और इसको हल करने जाइएगा तो फिर टाइम लगेगा, यही समय को दूसरा प्रश्न में लगा देंगे। 28 देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आपका परिसर नहीं होता है, ये सब तो फार्मूला है।
निम्नलिखित में किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता? आपका मान को आलेख विधि से नहीं निकाल सकते हैं। अगला देखिए अंतिम प्रश्न 30 में, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो संचयी बारंबारता आपको माध्यिका के निकालने किया जाता है। इसका होता है n/2, माध्यिका पूरा होता है ना n/2। इसमें माध्यिका निकालने के लिए आप माध्यिका संचयी बारंबारता के लिए माध्यिका निकालेंगे। इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कहीं पर कुछ अगर त्रुटि होगा तो आप लोग कमेंट करिए, आपका स्वागत है, वेलकम है। और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिए, सब्सक्राइब मत करिए लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो इससे क्या होगा, मोटिवेट हमको भी मिलेगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और लाइक। धन्यवाद।